दिनांक 4 नवंबर वर्ष 2020। ये हम कर रहे हैं 7वां चैप्टर, जिसका शीर्षक है लेंस और उनके उपयोग। और ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आगे की चर्चा करूँगा। पिछला जो टॉपिक था उससे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मानव नेत्र और लेंस का कार्य। तो मानव नेत्र को समझने के लिए इस आकृति को समझ लीजिए। दोनों आकृति, ये जो आकृति है इसमें देखिए, ये पलक और पुतली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप समझ लीजिए, आँखों के ऊपर ये जो ढक्कन की तरह से ये जो होता है, ये पलक कहलाया जाता है, और पुतली अलग है, जिसे मैं एक क्रम से आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये दृढ़ पटल, जिसे श्वेत पटल भी कहते हैं, इस डायग्राम में देखिए, जो सफ़ेद रंग का जो आँखों में जो दिखाई देता है एक पटल, वो दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहा जाता है। उसके बाद ये जो हिस्सा है जहाँ से प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है, इसमें इसका जो सबसे बाहरी जो स्तर है, बाहरी जो लेयर है, सबसे बाहरी जो भाग है, उसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। जिसे कि यहाँ पर ये पार पटल के नाम से दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन करते समय इसे स्वच्छ मंडल लिखा गया है। तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा। स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं, ये आपको डायग्राम में अलग नाम दिया है, पार पटल करके दिया है, लेकिन ये पार पटल ही वहाँ पर स्वच्छ मंडल के रूप में वर्णन है पैराग्राफ में। तो स्वच्छ मंडल क्या है? ये आँखों में जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, तो उसकी जो सबसे बाहरी जो सतह है वही स्वच्छ मंडल है। स्वच्छ मंडल के भीतर देखिए, ये ब्लू कलर, ये यहाँ पर कलर तो चेंज हो जाएगा। तो मैं ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, पेशियों का एक पर्दा जैसा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये स्वच्छ मंडल के अंदर ये पेशियों का एक पर्दा होता है। पेशियों के इसी पर्दे को परितारिका कहते हैं, और परितारिका के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, जहाँ से प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है हमारी आँखों में। अब इस स्वच्छ मंडल में ही प्रकाश का अपवर्तन शुरू हो जाता है। फिर परितारिका के अंदर भी नेत्र द्रव्य भरे होते हैं, वहाँ पर भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब ये परितारिका की एक और विशेषता है कि इसके पेशियों में ये क्षमता होती है कि वे प्रकाश को नियंत्रित कर सकते हैं कि वह कितनी मात्रा में हमारे आँखों में प्रवेश करें। यानी आँखों में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की मात्रा को ये जो परितारिका है वो नियंत्रित करती है। कैसे करती है? जब अधिक प्रकाश में हम लोग जाते हैं, तो ये जो परितारिका है, ये परितारिका फैल जाती है, इसमें तनाव के कारण फैलती है, और इसके बीच में जो छिद्र है, जिसे कि यहाँ पर पुतली कहते हैं, परितारिका के बीच में ये जो छिद्र है जिससे प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है, इसे पुतली कहते हैं। तो अधिक प्रकाश में क्या होता है, परितारिकाएँ इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती हैं तनाव के कारण कि कम मात्रा में ही प्रवेश हमारी आँखों में प्रवेश कर पाता है। और यदि हम कम प्रकाश में बाहर निकलें, तब क्या होता है, तब ये जो परितारिकाएं हैं, इसकी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और इसकी वजह से थोड़ा अधिक मात्रा में जो प्रकाश है वो हमारी आँखों में प्रवेश करता है। तो ये परितारिका का कार्य है कि जो कि प्रकाश की मात्रा को, प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को, हमारी आँखों में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, पुतली के व्यास को कम और अधिक करके।
तो बच्चों, ये क्रम आप याद करते रहिए। ये जो सफ़ेद जो रंग दिखाई देता है जिसे श्वेत पटल कहते हैं, प्रकाश जिस भाग से हमारी आंखों में प्रवेश करता है उसके सबसे बाहरी भाग को स्वच्छ मंडल कहते हैं। स्वच्छ मंडल के पीछे परितारिका होता है। परितारिका के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे भी हमारा नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस जुड़ा होता है रोमक कोशिकाओं से। अब ये जो हमारा नेत्र लेंस है, इसकी विशेषता क्या है कि ये अपने नाभ्यंतर को खुद से एडजस्ट कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। हमारा नेत्र लेंस नाभ्यंतर को नियंत्रित करता है। हम जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तब इसका नाभ्यंतर कम हो जाता है। दूर की वस्तु को जब देखते हैं तो इस लेंस का नाभ्यंतर बढ़ जाता है। कैसे ये एडजस्टमेंट कैसे होता है? ये लेंस जो है अपनी मोटाई को कम या अधिक कर सकता है इस रोमक कोशियों की सहायता से। जैसे कि हम जब नज़दीक की चीज़ें देखते हैं तो ये जो रोमक कोशिकाएं हैं ये नेत्र लेंस पर दबाव पैदा करती हैं और इस दबाव के कारण नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये साधारण लेंस है। जैसे ही निकट की वस्तु देखते हैं नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। जो ऊपर रोमक कोशिकाएं हैं वो लेंस पर दबाव पैदा करती हैं, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण ये नेत्र पटल और नेत्र लेंस की दूरी कम हो जाती है और नाभ्यंतर कम हो जाता है और निकट की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है। लेकिन हम जब दूर की वस्तु देखते हैं तो ये रोमक कोशिकाएं नेत्र लेंस पर तनाव पैदा करती हैं। उस तनाव के कारण नेत्र लेंस पतला हो जाता है और ये नेत्र पटल और नेत्र लेंस की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण नाभ्यंतर बढ़ जाता है और दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे नेत्र पटल पर बनता है। तो इस तरह से दूर की वस्तु देखते समय नेत्र लेंस अपना नाभ्यंतर बढ़ा देता है अपने आकार को पतला करके, और वहीं निकट की वस्तु को देखते समय नेत्र लेंस अपने नाभ्यंतर को कम कर देता है अपने आकार को मोटा करके। उसके बाद ये प्रकाश की किरणें, ये जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो हमारे नेत्रपटल पर बनता है। नेत्रपटल यहाँ आप देख सकते हैं। अब ये जो नेत्रपटल है ये जुड़ा होता है दृक् तंतु तंत्रिकाओं से। ये नेत्रपटल तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, जिसके द्वारा ये मस्तिष्क से जुड़ता है और जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब उसका विश्लेषण मस्तिष्क करता है और उस वस्तु के आकार, रूप, रंग इत्यादि की पहचान होती है। यहाँ पर वो तंत्रिका तंत्र नहीं दर्शाया गया है, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अब एक बात और यहाँ समझने योग्य है कि ये जो नेत्र लेंस है ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, इसलिए जो भी प्रतिबिंब हमारे नेत्रपटल पर बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है वो उस प्रतिबिंब का विश्लेषण करके उसे सीधा करके हमें उसकी पहचान कराता है। अब नेत्र लेंस की ये जो क्षमता है नाभ्यंतर को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की, लेंस की क्षमता को समायोजन शक्ति कहते हैं। जो नेत्र लेंस अपने नाभ्यंतर को समायोजित करता है तो लेंस की इस समायोजन क्षमता को ही समायोजन शक्ति कहते हैं। अब ये कैसे चेंज करता है, मैंने आपको बताया कि ये जो लेंस होता है ये लचीला होता है और ये जो अपने उभार को कम या अधिक कर सकता है, अपनी वक्रता को ये बदल सकता है। जैसे यहाँ पर इसने अपनी वक्रता कम कर दिया तो उभार कम हो गया, यहाँ पर अपनी वक्रता बढ़ा दिया तो उभार बढ़ गया। ये उभार जितना ज़्यादा होगा नाभ्यंतर उतना कम होगा, लेंस का उभार जितना कम होगा नाभ्यंतर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये जो नेत्र लेंस है ये अपने नाभ्यंतर को समायोजित करता है और इस प्रकार से वो अपने नाभ्यंतर को कम या अधिक करता है और जिसके कारण
हम दूर और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम कितने दूर की वस्तु देख सकेंगे और कितने निकट की वस्तु देख सकेंगे, इसकी एक सीमा है। नेत्र लेंस का नाभ्यंतर विशिष्ट दूरी की सीमा से कम नहीं कर सकते। देखो, दूरी की तो कोई सीमा नहीं है, वस्तु को अनंत दूरी पर भी अनंत वस्तु दूरी पर स्थित वस्तुओं को भी देखा जा सकता है, इसलिए दूरी की तो सीमा नहीं है, लेकिन निकटता की सीमा है। एक निश्चित दूर, अगर किसी वस्तु को हम आँखों के निकट करें तो एक निश्चित दूरी तक ही हम उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, जबकि दूर की वस्तु के लिए सीमा नहीं है। हम देखिए, जो तारे हैं वो अनंत दूरी पर हैं हमसे, लेकिन फिर भी वो तारों को भी हम देख सकते हैं। इसलिए जो कितनी दूर की वस्तु हम देख सकते हैं, तो इसका जवाब है अनंत दूरी तक। इसकी सीमाएं अनंत होती हैं। दूर की वस्तुओं को देखने की जो क्षमता है वो अनंत दूरी तक है, लेकिन निकट की वस्तुओं को देखने की जो क्षमता है वो सीमित है। ये सीमित क्यों है? क्योंकि जैसे ही वस्तु निकट आने लगती है तो नेत्र लेंस मोटा होने लगता है, जिस अपने नाभ्यंतर को कम करने लगता है। लेकिन ये नेत्र लेंस का मोटा होने का जो क्षमता है वो सीमित है, एक निश्चित सीमा से अधिक वो मोटा नहीं हो सकता। इसलिए वस्तु को हम एक निश्चित दूरी से और निकट यदि लाने का प्रयास करें तो ये नेत्र लेंस और अपने नाभ्यंतर को समायोजित नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रपटल पर नहीं बन पाता और वो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। वही चीज़ यहाँ पर देखिए वर्णन किया गया है कि सामान्य नेत्र से जिस कम से कम दूरी पर रखी वस्तु सुस्पष्ट और बिना किसी तनाव से देखी जा सकती है, उस दूरी को सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। न्यूनतम दूरी क्या है? कम से कम वह दूरी जहाँ पर वस्तु को रख करके स्पष्ट देखा जा सके, और वस्तु के उस स्थान को नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु आँखों वह बिंदु है जो आँखों से कम दूरी पर स्थित बिंदु होता है, जहाँ पर वस्तु रखने पर वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब जो सामान्य नेत्र है उसमें यह निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। जिनकी आंखें नॉर्मल है, कोई दोष नहीं है जिनकी आंखों में, तो यह निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। यानी किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर तक हम आसानी से देख सकते हैं, और यदि 25 सेंटीमीटर से भी कम यदि दूरी हो, आँखों से उस वस्तु की दूरी यदि 25 सेंटीमीटर से भी कम किया जाए तो वह वस्तु धुंधली होती चली जाती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब यही चीज़ अधिक से अधिक दूरी होने पर भी है। नेत्र से जिस अधिक से अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है उसे सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं, और वो जो स्थान है उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। लेकिन सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है, क्योंकि देखिए हम तारों को भी देख सकते हैं जो कि इतने दूर हैं हमसे। तो दूर बिंदु का तो कोई सीमा नहीं है, वो अनंत दूरी भी हो सकता है, अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। लेकिन सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की एक सीमा है, वो है 25 सेंटीमीटर। उससे कम दूरी पर स्थित वस्तु को हम नहीं देख पाते। इसके बाद ये जो क्या आप जानते हैं, ये कैंसिल किया गया है, ओमिट किया गया है, ये वर्ष 2020-21 के लिए। अब ये जो निकट दूरी है इसी को यहाँ पर कृति द्वारा समझाने का प्रयास है। किताब को अपनी आँखों से दूर रखकर पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो क्या होगा, हम आसानी से पढ़ लेंगे यदि हमारी आँखें सामान्य हैं तो। अब किताब को अपनी आँखों के निकट, अत्यंत निकट रखने का प्रयास कीजिए, तो अत्यंत निकट रखेंगे तभी भी वो दिखाई नहीं देगा, धुंधला हो जाएगा। किताब को अपनी आँखों से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने का प्रयास कीजिए, तो इसमें आप देखोगे कि 25 सेंटीमीटर पे वो जो किताब है उसमें बड़े आसानी से पढ़ा जा सकता है। मिनिमम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर। बहुत दूर भी रखेंगे तो भी अक्षर हमें थोड़ा छोटा दिखाई देगा, स्पष्ट नहीं पढ़ पाएंगे।
बहुत निकट भी यदि रखें तो भी हमें जो किताबों के अक्षर हैं वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे, धुंधले दिखाई देंगे। लेकिन 25 सेंटीमीटर रखने पर वह अक्षर हमें स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर वो जो है दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो ये था मानव नेत्र के बारे में कुछ जानकारी। अब मानव नेत्र में कुछ दोष भी होते हैं, वो दोष क्या हैं और उनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, आइए हम इसे समझते हैं। देखिए 3 प्रकार के दोष हैं कुल: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि तीनों दोष क्या हैं, किस कारण से होते हैं और कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर देखिए निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। निकट दृष्टि दोष में ये निकट की वस्तु कैसे पहचानेंगे? देखिए एक पॉइंट से यहाँ किरणें आ रही हैं, तो ये पॉइंट यानी निकट। अब ये कि जब हम समांतर किरणें बनाते हैं तो ये दूर की वस्तु हो गई। ये थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा आकृति बनाते समय। जब एक पॉइंट से किरणें निकल रही हैं यानी वस्तु निकट है, जब किरणें समांतर हैं, आपाती किरणें समांतर हैं यानी कि वस्तु दूर है। तो निकट दृष्टि दोष जब होता है तो निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखिए नेत्र पटल पर यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं उसका प्रतिबिंब नेत्र पटल पर नहीं बनता, नेत्र पटल के पहले ही बन जाता है, इसलिए दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अब इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है? उचित नाभ्यांतर वाले अवतल लेंस का उपयोग करके ये जो दूर दृष्टि दोष है इसे दूर किया जा सकता है। जैसे देखिए बीच में यहाँ अवतल लेंस डाल दिया तो क्या हो गया, जो किरणें आ रही थी दूर की वस्तुओं से ये यहाँ पर अपवर्तित हो जाती हैं। अपवर्तित होने से ये जो प्रतिबिंब नेत्रपटल के पहले बन रहा था ये अब नेत्रपटल पर बनता है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये उसके उपाय हैं अवतल लेंस का उपयोग करके, उचित नाभ्यांतर वाले अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग करके ये दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। अब ये होता क्यों है? देखिए 2 कारण यहाँ पर दिया है। एक तो नेत्र का जो नेत्र लेंस है तथा परितारिका है इसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ने से क्या होता है? वक्रता बढ़ जाने से इनका नाभ्यांतर कम हो जाता है। नाभ्यांतर कम होना यानी कि लेंस की जो अभिसारी क्षमता है, लेंस की जो शक्ति है वो अधिक हो जाती है। मैंने पढ़ाया था कि नाभ्यांतर और लेंस की शक्ति में उल्टा संबंध होता है। देखिए ऐसा है कि वक्रता जितना ज़्यादा बढ़ेगी नाभ्यांतर उतना कम होगा, और नाभ्यांतर कम होगा तो पावर बढ़ जाएगा, और पावर बढ़ने से क्या होगा, लेंस की अभिसारी क्षमता बढ़ जाती है, यानी जो किरणें हैं उसको बहुत जल्दी वो अभिसरित कर देता है, एकत्रित कर देता है। नेत्रपटल पर होना चाहिए था केंद्रित, अभिसरित, लेकिन ये नेत्रपटल के पहले ही अभिसरित हो जाता है यानी कि केंद्रित हो जाता है। तो क्यों होता है? नेत्र लेंस या जो परितारिका है उसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ने से क्या होता है? वक्रता बढ़ने से उसका नाभ्यांतर कम हो जाता है। नाभ्यांतर कम होने से उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है, उसकी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, अभिसरण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रकाश जो है नेत्रपटल के पहुंचने के पहले ही यहाँ पर अभिसरित हो जाता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस और परितारिका हो सकता है समान हो, नॉर्मल हो, लेकिन नेत्र गोलक की लंबाई यदि बढ़ जाए, तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कैसे प्रॉब्लम हो सकती है कि देखिए, हो सकता है कि ये परितारिका और नेत्र लेंस अपने सही कंडीशन पे हो, लेकिन ये जो नेत्र गोलक है ये अगर थोड़ा लंबा हो जाए, ये थोड़ा अपने आकार की अपेक्षा थोड़ा लंबा हो जाए तो क्या होता है, नेत्र लेंस और नेत्रपटल की दूरी बढ़ जाती है। इसलिए परितारिका और नेत्र लेंस के सामान्य होते हुए भी, नॉर्मल होते हुए भी दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो नेत्रपटल पर नहीं पहुंच पाता।
तो ये दो कारण है जिसके कारण ये निकट दृष्टि दोष होते हैं। अब दूसरा जो दोष है, दृष्टि दोष है, वो है दूर दृष्टि दोष। वो निकट दृष्टि दोष का ठीक उल्टा है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यहाँ पर देखिए डायग्राम में समझाया गया है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है क्योंकि दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्रपटल पर बन रहा है। देखिए किरणें समांतर हैं, यानी कि दूर की वस्तु यहाँ पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट से किरणें निकल रही हैं, एक ही बिंदु से किरणें आ रही हैं, तो ये वस्तु कहाँ है? निकट है। लेकिन इस निकट वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रपटल पर नहीं बन रहा है, इसके नेत्रपटल के पीछे बन रहा है, तो इसलिए ये निकट की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अब इस दोष को अगर दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक उचित नाभ्यंतर वाला उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या? ये जो किरणें जो आ रही हैं ये थोड़ा अपसरित हो जाएंगी, थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगी, केंद्रित हो जाएंगी और ये नेत्रपटल पर प्रतिबिंब बनेगा और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अब इसका कारण क्या है? ये क्यों होता है? ठीक उसका उल्टा है। नेत्र लेंस और परितारिका की जो वक्रता थी वो देखिए निकट दृष्टि दोष में बढ़ गई थी, अब ये वक्रता कम हो गई है। वक्रता कम होने से क्या होता है? जो नाभ्यंतर है वो बढ़ जाता है। नाभ्यंतर बढ़ने से क्या होता है? लेंस की जो शक्ति है, अपसरित करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। कम होने के कारण क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है वो प्रकाश की किरणों को नेत्रपटल पर अभिसरित नहीं कर पाता। वो जो अभिसरण जो होता है वो दूर नेत्रपटल से पीछे जाकर होता है। अब इसी अभिसरण क्षमता को बढ़ाने के लिए फिर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो एक तो कारण ये हो गया कि नेत्र लेंस या परितारिका की वक्रता कम होने से लेंस की अभिसरण क्षमता कम हो जाती है। दूसरा एक कारण और है कि परितारिका और लेंस यदि नॉर्मल कंडीशन में है, सामान्य है, स्वस्थ हैं, लेकिन ये जो नेत्र गोलक है ये यदि चपटा हो जाए, छोटा हो जाए, तो क्या होगा? तो भले परितारिका और लेंस अपना काम अब अच्छे से कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, लेकिन नेत्र गोलक ही छोटा होने के कारण प्रतिबिंब जो है नेत्रपटल के पीछे बनेगा और वो जो निकट की वस्तु है वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो ये जो दो कारण है दूर दृष्टि दोष का। अब तीसरा जो कारण है जरा दृष्टि दोष। ये जरा दृष्टि दोष क्या है? आइए समझ लेते हैं। जरा दृष्टि दोष जो है ये अत्यधिक आयु वालों को होता है, बुढ़ापे में ये रोग होता है आँखों का। तो ये क्या होता है कि सामान्य आयु में वृद्धि होने के कारण, सामान्यतः आयु में वृद्धि होने के कारण नेत्र की समायोजन क्षमता घट जाती है। ये जो हम पढ़ रहे थे कि हमारे लेंस में समायोजन क्षमता होती है, निकट की वस्तु देखते हैं तो ये अपने नाभ्यंतर को कम करके वस्तु को दिखलाता है, दूर की वस्तु को देखते समय अपने नाभ्यंतर को बढ़ा देता है ये लेंस और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ये जो पेशियां हैं, लेंस की जो पेशियां हैं ये शिथिल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण ये नेत्र लेंस पर दबाव पैदा नहीं कर पाती हैं। नेत्र लेंस की जो दबाव की क्षमता है, उसकी जो शक्ति है पेशियों की, वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण लेंस की समायोजन क्षमता कम हो जाती है या तो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण ये जो निकट बिंदु है वो हट जाता है। तो इसलिए निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूर की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती। दोनों दोष भी हो सकता है। जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है और दूर दृष्टि दोष भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है कि दोनों लेंस की आवश्यकता होती है, उत्तल लेंस की भी आवश्यकता होती है और अवतल लेंस की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि दूर दृष्टि दोष दूर करना है तो उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब जब जरा दृष्टि दोष में यदि दोनों समस्याएं हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो यहाँ पर क्या होता है कि द्विनाभि लेंसों की ज़रूरत पड़ती है। द्विनाभि लेंस में क्या होता है, ऊपर का जो भाग होता है वो अवतल लेंस से बना होता है और जो नीचे का जो भाग होता है चश्मे का
निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। तो इससे क्या होता है कि ऊपर के अवतल लेंस से दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है और नीचे के उत्तल लेंस से जो है वो दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है ऊपर का जो भाग है उसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, और नीचे जो उत्तल लेंस लगा है उससे दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अब इसको एक याद रखने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवतल लेंस कहाँ लगेगा, उत्तल लेंस कहाँ लगेगा। तो आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। दूर दृष्टि दोष में देखिए द में ऊ की मात्रा है, द में ऊ की मात्रा है, दूर। और उत्तल में भी देखिए ऊ लगता है, ऊ। तो दूर में, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगेगा। तो याद रहेगा द में ऊ की मात्रा इसलिए उत्तल लेंस, दूर में ऊ की मात्रा होती है इसलिए दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में ठीक उल्टा हो जाएगा, उत्तल लेंस की जगह पे अवतल लेंस हो जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष याद रखिए, दूर दृष्टि दोष के लिए को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष अपने आप याद रहेगा आपको। अब यहाँ पर करके देखिए पूछा गया है, आपकी कक्षा में चश्मे का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों की सूची बनाई है, उनके चश्मे का नंबर नोट कीजिए, जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों की आंखों में पाए गए दोष पहचानिए तथा नोट कीजिए अधिकतर विद्यार्थियों में कौन सा दोष पाया जाता है। देखो बेटा, ये कि आप ऐसे पहचान सकते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है, आप समझ रहे हैं, और उत्तल लेंस का जो नाभ्यंतर है वो हमेशा धनात्मक होता है। तो यदि किसी के चश्मे का जो नंबर है वो अगर धनात्मक है, इसका मतलब वो उत्तल लेंस का चश्मा पहना हुआ है और इसका मतलब उसे दूर दृष्टि दोष है। और यदि किसी के चश्मे का नंबर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक अवतल लेंस का नाभ्यंतर ही ऋणात्मक होता है। तो चश्मे का नंबर अगर ऋणात्मक है इसका मतलब उसने अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा पहना हुआ है और उसे जो दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। तो इस तरह चश्मे के पावर को पहचान करके कि वो प्लस में है या माइनस में है चश्मे का पावर, इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा दोष है व्यक्ति में। इसके बाद आइए समझते हैं वस्तु का आभासी आकार, काल्पनिक आकार क्या होता है। देखिए आभासी आकार क्या होता है, कोई वस्तु जब हमारे आँखों के निकट है तो हमें वह वस्तु अपने उसी आकार में दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे कोई वस्तु दूर होती चली जाती है वह वस्तु हम का आकार हमको छोटा दिखाई देने लगता है। वास्तव में वस्तु का आकार नहीं बदल रहा है, लेकिन फिर भी वो निकट होने पे हमको बड़ी दिखाई देती है, दूर होने पे छोटी क्यों दिखाई देती है। जैसे कोई पतंग है, पतंग को जब हमने अपने हाथ में लिया है तो बड़ी दिखाई देती है, वही पतंग जब आकाश में दूर उड़ती हुई देखते हैं तो वही पतंग हमें छोटी क्यों दिखाई देती है। तो इसका कारण है कि उस वस्तु का हमारी आँखों से बनने वाला कोण। देखिए जब वस्तु निकट होती है तो हमारी आँखों से उस वस्तु को देखने पर जो कोण बनता है वो थोड़ा बड़ा बनता है, इसलिए वो वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है। लेकिन वही वस्तु जब दूर हो जाती है तब उस वस्तु को देखने पर हमारी आँखों द्वारा जो कोण बनता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। पहले बड़ा कोण बन रहा था, अब छोटा कोण बन रहा है। तो इसलिए वस्तु दूर होने पर जो वस्तु और आँखों के बीच में जो कोण बन रहा है वो छोटा हो जाता है, इसलिए वो वस्तु छोटी दिखाई देती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि आँख को दिखाई देने वाली वस्तु का जो आभासी आकार है यह वस्तु द्वारा आँख पर बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा है कि छोटी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हम आँखों के समीप क्यों लाते हैं। तो छोटी वस्तु को हम आँखों के समीप लाएंगे तो क्या होगा, उस वस्तु का हमारी आँखों से बनने वाला जो कोण है वो थोड़ा बड़ा बनेगा और इसके कारण वो जो वस्तु का जो आभासी आकार है वो हमें बड़ा दिखाई देगा। तब प्रश्न ये उठता है कि फिर तो आँखों को 25 सेंटीमीटर से भी की दूरी से भी निकट लाने पर आँखों पर बनने वाला कोण तो बड़ा बनेगा, फिर भी हमें अस्पष्ट क्यों दिखाई देता है। यानी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से भी कम लेकर के यदि उससे भी कम दूरी पर रखें, यदि वस्तु को 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर, तब तो ये जो कोण है वस्तु और आँखों का कोण और बड़ा बनेगा, लेकिन वो तभी भी वस्तु स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि दृष्टि की जो न्यूनतम सामान्य दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है, जिसके कारण 25 सेंटीमीटर से कम दूरी
पर वस्तु को रखने पर जो नेत्र लेंस है वो अपना नाभ्यंतर समायोजित नहीं कर पाता और उस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रपटल पर नहीं बन पाता। तो इसीलिए 25 सेंटीमीटर से भी की दूरी से भी कम दूरी पर वस्तु को लाने पर भी आँखों पर बनने वाला कोण बड़ा होने पर भी वह जो वस्तु है वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब इसके बाद है अवतल लेंस के उपयोग। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चिकित्सक सामग्री में, स्कैनर में, सीडी प्लेयर में। चिकित्सक सामग्री यानी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कई जगह पर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इन उपकरणों में लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों का कार्य उचित रूप से चलाने के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। फिर दरवाजे पर लगाया गया जो नेत्र गोलक है, जो एक संरक्षक उपकरण है सुरक्षा के लिए, इसकी सहायता से दरवाजे के बाहर का परिसर अधिक विस्तृत रूप में देख सकते हैं। तो इस उपकरण में क्या होता है, एक या अधिक अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अधिक विस्तृत रूप से क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अवतल लेंस में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक छोटा और सीधा बनता है और इसके कारण वो अधिक से अधिक क्षेत्र के वस्तुओं को देखने में उपयोगी होता है। फिर चश्मे में भी यूज़ होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। बैटरी जिसे हम टॉर्च कहते हैं, बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश को विस्तृत रूप से फैलाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर कैमरा, दूरबीन, दूरदर्शी, इन उपकरणों में मुख्यतः उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों में प्राप्त प्रतिबिंब का उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त करने के लिए नेत्र लेंस के आगे या नेत्र लेंस में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये था अवतल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस के उपयोग क्या क्या है? उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। दूरदर्शी और दूरबीन में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन इस वर्ष इसे रिड्यूस कर दिया गया है। फिर जो प्रकाशीय उपकरण हैं जैसे कि कैमरा, प्रोजेक्टर, तो ये यहाँ उत्तल लेंस का पहला उपयोग है, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका उपयोग अक्सर घड़ी दुरुस्ती के लिए या रत्नों के जांच करने के लिए या उसमें दोष खोजने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब देखिए इस सूक्ष्मदर्शी में केवल एक ही उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब ये सरल सूक्ष्मदर्शी कार्य कैसे करता है देख लीजिए। ये उत्तल लेंस है। अब यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, तो जैसा कि किरणाकृति आकृति का नियम है, यहाँ से एक किरण समांतर और एक प्रकाश केंद्र ओ से जा रही है। समांतर किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य नाभि से होकर जाती है और ये प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है। अब इसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बन रहा है देखिए, वो वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधा दिख रहा है। इसका मतलब कोई भी वस्तु हम यदि रखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में तो वस्तु हमें बड़े आकार की दिखाई देती है। तो इस तरह से उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। अब है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी वही कार्य है, छोटी वस्तु को बड़ा देखना, लेकिन इसका पावर थोड़ा अधिक होता है क्योंकि इसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस, दोनों उत्तल लेंस ही होते हैं। एक उत्तल लेंस वस्तु की तरफ होता है, दूसरा जो उत्तल लेंस है वो हमारे आँखों के पास होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। आँखों के पास जो उत्तल लेंस है वो नेत्र लेंस कहलाता है। वस्तु के पास जो उत्तल लेंस रखा जाता है उसे वस्तु लेंस कहलाया जाता है। अब इसमें देखिए वस्तु का जो पहला प्रतिबिंब है वो वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है लेकिन उल्टा बनता है, और जो दूसरा प्रतिबिंब नेत्र लेंस के द्वारा जो बनता है, प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब, वो देखिए वस्तु से कई गुना बड़ा बन रहा है। वस्तु से उल्टा बनता है लेकिन वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। तो इस प्रकार के लेंस का उपयोग अक्सर कोशिकाओं को देखने के लिए, जो सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म चीज़ें हैं जैसे कि रक्त पट्टिकाएँ, प्राणी व वनस्पति कोशिकाएँ, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, इन चीज़ों को, ये इतनी छोटी होती हैं चीज़ें कि इन्हें सरल सूक्ष्मदर्शी देख पाना संभव नहीं है।
इसलिए इन्हें अधिक शक्तिशाली जो सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके द्वारा इन्हें देखा जाता है। तो उत्तल लेंस का ये उपयोग था। तीसरा उपयोग दूरदर्शी दूरबीन, जो इस वर्ष ओमिट कर दिया गया है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। और जो अगला उपयोग है वो है प्रकाशीय उपकरण। प्रकाशीय उपकरण यानी जो हम कैमरा, प्रोजेक्टर, वर्णपटदर्शक, ये सब जो उपकरण यूज़ करते हैं। वर्णपटदर्शक यानी कि जो थिएटर में जो स्क्रीन लगी होती है, ये सारी चीज़ों में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर चश्मे में भी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो ये था उत्तल लेंस के उपयोग। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है दृष्टि सातत्य, जिसे इंग्लिश में परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर 2 उदाहरण दिया गया है, उससे बात समझ में आएगी। पहला है कि जलती हुई अगरबत्ती जब हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाते हैं तो क्या दिखाई देता है। एक जलती हुई अगरबत्ती अंधेरे में यदि घुमाया जाए तो आपको पूरा एक वृत्त दिखाई देगा, जबकि वास्तव में होता क्या है, अगरबत्ती केवल एक ही स्थान पर होती है, लेकिन हमको हर स्थान पर वो जलती हुई अगरबत्ती दिखाई देती है और एक संपूर्ण वृत्त दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? ये दृष्टि सातत्य के वजह से होता है। ऐसे ही एक प्रयोग और आप करके देखिए, दृष्टि सातत्य का उदाहरण है। एक गत्ता यानी कि कोई फुट्टा ले लीजिए और उसके एक साइड में, एक बाजू में पिंजड़े का चित्र बनाइए, दूसरे बाजू में कोई पक्षी का चित्र बनाइए। अब धागे की सहायता से जब उस गत्ते को आप घुमाओगे तो आपको पिंजरा और गत्ता दोनों, पक्षी और पिंजरा दोनों एक साथ दिखाई देंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि वो जो पंछी हैं वो पिंजरे के अंदर है। तो ये भी घटना क्यों हो रही है? दोनों घटना दृष्टि सातत्य की वजह से हो रही है। और ऐसा क्यों होता है दृष्टि सातत्य? हमारे नेत्र पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो 1/16 सेकंड तक हमारे प्रतिबिंब पर बना रहता है। यानी वो वस्तु यदि आँखों के सामने से हट भी जाए तो भी 1/16 सेकंड तक वो हमको दिखाई देती है, उसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता रहता है, क्योंकि वो 1/16 सेकंड तक उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों नेत्रपटल पर रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई वस्तु तेज़ी से हटती है और फिर आ जाती है तो हमें हर स्थान पर वस्तु दिखाई देती है। एक स्थान पर तो उसका वो वास्तव में वस्तु होती है, बाकी अन्य स्थानों पर उसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। और इस तरह से वो वस्तु प्रत्येक स्थान पर हमें दिखाई देती है, जिसे दृष्टि सातत्य कहते हैं। अब अगला टॉपिक ये पहचान लेते हैं कि हम रंगों की पहचान कैसे होती है। रंगों को पहचानने के लिए हमारे नेत्र पटल पर कुछ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। ये 2 प्रकार के होती हैं, एक दंडाकार और एक शंक्वाकार जो होती हैं। जो दंडाकार जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता को रिस्पॉन्स करती हैं, उसको प्रतिसाद देती हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं मस्तिष्क को प्रखरता या धुंधलेपन की जानकारी देती हैं। शंक्वाकार कोशिका जो है वो प्रकाश के रंगों को प्रतिसाद देती है, रंग पहचानने के काम आती है। और नेत्रपटल पर प्रतिबिंब के रंग की जानकारी मस्तिष्क को दी जाती है। अब इस जानकारी का मस्तिष्क द्वारा विश्लेषण किया जाता है और हमें वस्तु का वास्तविक चित्र दिखाई देता है। दंडाकार जो कोशिका है वो धुंधले प्रकाश को भी प्रतिसाद देती है, परंतु शंक्वाकार कोशिकाओं को धुंधले प्रकाश की संवेदना नहीं होती। ये कोशिका सिर्फ तेजोमय प्रकाश को प्रतिसाद देती है। इसी कारण रंगों की जो संवेदना और पहचान ये सिर्फ तेजोमय प्रकाश में ही होती है। शंक्वाकार कोशिका को लाल, हरे व नीले रंगों की अलग अलग संवेदना होती है। जबकि लाल रंग आँखों पर आता है तब लाल रंग को प्रतिसाद देने वाली कोशिकाओं को अन्य कोशिका से अधिक उद्दीप्त करता है। इसी कारण लाल रंग की पहचान होती है। कुछ व्यक्तियों में विशिष्ट रंगों को प्रतिसाद देने वाली शंक्वाकार कोशिकाओं का अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति रंग नहीं पहचान पाते या फिर वो अलग अलग रंगों में अंतर नहीं कर पाते, और ऐसे व्यक्तियों को ही रंगांध कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का रोग होता है। रंगों में अंतर नहीं बता सकने के अपवाद को छोड़कर उनकी बाकी जो दृष्टि होती है वो सामान्य होती है। तो इस प्रकार ये दूसरा वीडियो है इस चैप्टर को लेकर के। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इन सभी के उत्तर लिख करके आपको ग्रुप में
प्रेषित करना है और इन उत्तरों को ना केवल लिखना है बल्कि आपको याद भी करना है। धन्यवाद।